मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला, कक्षा 11वीं एनसीईआरटी अर्थशास्त्र में पुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी से अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह हम देखेंगे आज। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जानकारी ली थी, सांख्यिकी के बारे में जानकारी ली थी, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में हमने जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे आंकड़ों का संग्रह एवं उद्देश्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के बीच अंतर, आंकड़ा संग्रह की विधि, जनगणना एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बीच अंतर, प्रतिचयन की प्रविधि और द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत। अर्थशास्त्र में प्रायः हमने ऐसे कथन देखे हैं कि उसमें कुछ अंक भी लिए होते हैं, यानी किसी तथ्यों को अंकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि इस पैराग्राफ में कुछ वर्ष दिए हुए और उन वर्षों में होने वाला खाद्यान्न का उत्पादन दिया हुआ है। 1970-71 में 10.8 करोड़ टन उत्पादन हुआ, 78-79 में 13.2, फिर 79-80 में पुनः गिरकर 10.8, 15-16 में 25.2 और 16-17 में 27.2। ये जो विभिन्न वर्ष हैं ये भी परिवर्तनशील हैं और खाद्यान्न का जो उत्पादन है यह भी परिवर्तनशील है। इन परिवर्तनशील आंकड़ों को हम x या y या अन्य z अंकों के अक्षरों के माध्यम से हम इनको तालिका में बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं ताकि इनको आसानी से हम और अच्छे से समझ सकें। इन तथ्यात्मक आंकड़ों को यदि हम तालिका में व्यक्त करें तो उस तालिका के माध्यम से हम इनके परिवर्तन को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जैसे कि इस तालिका में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन मिलियन टन में है। 1970-71 में प्रारंभ में 108 मिलियन टन थे और क्रमशः बढ़ते हुए ये 2016-17 में 272 मिलियन टन हो गए। तो ये विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से किसी भी सूचना को हम आसानी से समझ सकते हैं, यानी ये परिवर्तनशील खाद्यान्न का उत्पादन, जो परिवर्तनशील आंकड़े हैं, इनके माध्यम से हम किसी भी समस्या को अच्छे से समझ सकते हैं। यानी आंकड़ा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हमको सूचना प्राप्त होती है, जिनको कि हम इस प्रकार से एक सांख्यिकी विधि के माध्यम से हम तालिका में बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम देखेंगे ये आंकड़े हमारे पास आते कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आंकड़े के स्रोत के अंतर्गत ये आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं, या तो गणनाकार स्वयं प्राप्त कर लेता है या किसी अन्य जगह से प्राप्त कर सकता है। तो इस आधार पर हम इनको आंकड़ों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े वाला पक्ष हम जैसे पहले देखेंगे कि ये आंकड़े हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भी हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। तो जैसे ये आंकड़े, यदि गणनाकार जो होता है, जो आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है, वह अनुसंधान करता हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति जो कि प्राप्त कर रहा है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संख्याओं को या आंकड़ों को एकत्रित करता है। तो इसके लिए जैसे गणनाकार शब्द का प्रयोग हमने किया है, तो गणनाकार जब स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित करता है तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जो उसका उद्देश्य होता है उसे पता होता है और वह स्वयं अपने उद्देश्य के अनुसार उन आंकड़ों को प्राप्त करता है जाकर स्वयं, तो वो कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। तो एक तो स्रोत ये होगा कि गणनाकार स्वयं एकत्रित करेगा। फिर दूसरा स्रोत हो सकता है कि गणनाकार स्वयं ना जाए, वो किसी अन्य के द्वारा, जिन्होंने कि पहले से वो आंकड़े एकत्रित किए गए थे, तो उन्होंने भी अपने उद्देश्य के लिए वो आंकड़े एकत्रित किए होंगे। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है, कोई पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, राज्य केंद्रीय स्तर पर भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, तो उनके द्वारा आंकड़े एकत्रित किए गए थे तो उनको ही वो ले लें, तो वो द्वितीयक आंकड़ों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आंकड़े के स्रोत हैं। इस आधार पर हम प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर भी कर सकते हैं। तो गणनाकार जब स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है तो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो ये प्राथमिक आंकड़े जब वो एकत्रित करता है स्वयं जाकर, तो उसे धन, समय, श्रम और बुद्धि का प्रयोग से ज्यादा करना होता है, क्योंकि वो स्वयं जाता है और इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह स्वयं अपने उद्देश्य के अनुसार उनको एकत्रित करता है, तो उन्हीं आंकड़ों को लेगा जिसकी कि उसे आवश्यकता है। अनावश्यक आंकड़ों को क्यों लेगा?
अब चूंकि गणनाकार स्वयं एकत्रित करता है तो उसे सावधानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह जानता है अपने उद्देश्य के अनुसार जो आंकड़े एकत्र किए गए थे उन पर उनको पूर्ण विश्वास होता है, वो शुद्ध आंकड़े होते हैं। इसी प्रकार से द्वितीयक आंकड़ों में अपेक्षाकृत धन, समय, श्रम, बुद्धि की बचत होती है। प्राथमिक आंकड़ों में ये सब ज्यादा लगता है क्योंकि स्वयं जाता है, अब ये तो इनको पके पकाए मिल जाते हैं, तो धन, समय, श्रम, बुद्धि की इसमें बचत होती है। लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है संशोधन की आवश्यकता? क्योंकि गणनाकार इनको स्वयं एकत्रित नहीं करता, इसने किसी से लिए हैं, व्यक्ति, संस्था या पत्र पत्रिकाओं से लिए हैं, तो हो सकता है उनका उद्देश्य दूसरा था और अब जिस उद्देश्य के लिए आंकड़े लिए जा रहे हैं तो उसके अनुसार उन्हें अनुकूल बनाने के लिए उसे सुधार की आवश्यकता होती है। अब द्वितीयक आंकड़ों का जब प्रयोग किया जाता है उसमें सावधानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। क्यों होती है सावधानी की ज्यादा आवश्यकता? क्योंकि जहां से उसने वो आंकड़े लिए तो वह कहां से लिए, किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, ये उसे पता करना होता है। विश्वसनीय नहीं होते क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे संस्था के द्वारा या पत्र पत्रिकाओं के द्वारा आंकड़े लेते हैं, तो विश्वास हमें कम होता है, तो इसे हमें सावधानी, विभिन्न प्रकार की सावधानियां हमें रखनी होती है। तो इस आधार पर हम आंकड़े के स्रोत भी देख सकते हैं और प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर भी देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे आंकड़ों को संग्रह करने की विधि। तो आंकड़ों को संग्रह करने की विधि सर्वेक्षण विधि एक होती है जिसे हम सर्वे करना भी कहते हैं। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी उत्पादक ने यदि अपना उत्पाद प्रारंभ किया तो उस उत्पाद के बारे में यदि वो जानना चाहे तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसका उत्पाद कैसा है। जो उत्पाद का प्रयोग करने वाले जो उपभोक्ता है उन उपभोक्ताओं के पास जाकर या स्वयं किसी को भेज कर वह सूचना प्राप्त कर सकता है कि उस वस्तु की गुणवत्ता कैसी है या कीमत सही है कि नहीं है, या विभिन्न प्रकार की जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहे वो सूचना के माध्यम से कर सकता है। तो वो कहलाता सर्वे। सूचना प्राप्त करने की एक विधि है सर्वेक्षण, यानी सर्वेक्षण के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है। तो जैसा कि ब्रैकेट में लिखा है, ये प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची, इसके द्वारा भी सर्वे किया जाता है। प्रश्नावली में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला बना ली जाती है और वो भेजकर उन प्रश्नों को उत्तर प्राप्त कर लिए जाते हैं, या उसी प्रश्नावली को जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है तो उसे हम अनुसूची भी कहते हैं। तो प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची जो है वो सर्वेक्षण की एक विधि है, लेकिन सर्वेक्षण की विधि में कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। जैसे जब हम प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं तो वो प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारा कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए हम कुछ प्रश्न तैयार कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बहुत लंबी हो, बहुत सारे प्रश्न हो। नहीं तो क्या होगा कि जो प्रश्नों के उत्तर देने वाला है वो या तो समय नहीं निकाल पाएगा या जल्दबाजी में वो सही सूचना भी नहीं देगा। इसी प्रकार से समझने में आसान होनी चाहिए, यानी वो प्रश्न ऐसे ना हो कि उसे किसी अन्य व्यक्ति से या विशेषज्ञ से समझना पड़े। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके, ऐसे प्रश्नों को हमें लेना चाहिए। इसके पश्चात जब हम प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं तो व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। प्रश्नों का क्रम जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि वो सही क्रम ना, जैसे प्रश्न एक है तो उसके 4 विकल्प हो, उसके बाद फिर पुनः दूसरा प्रश्न चाहिए, फिर उसके विकल्प होना चाहिए। ये जिस प्रकार से हम उनको व्यवस्थित कर रहे हैं उसका जो क्रम है वो सही समझ सके। फिर सामान्य से विशिष्ट प्रश्नों की ओर होना चाहिए। प्रश्नों का प्रकार ऐसा नहीं कि शुरू में ही हम कुछ विशेष प्रश्न दे दें जिनको कि वो बहुत कठिन समझे प्रश्नावली, फिर वो छोड़ देगा। यानी सामान्य ना, जैसे पहले नाम हो सकता है, उम्र हो सकती है, पता हो सकती है, उसके बाद फिर विषय वस्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो ये प्रश्नावली के अंतर्गत ये बातें रखेंगे तब हम उसे एक अच्छी प्रश्नावली कह सकते हैं, जो कि सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। आंकड़ा संग्रह करने की कुछ विधियां हैं जिसके माध्यम से हम आंकड़ा संग्रह करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत एक तो है वैयक्तिक साक्षात्कार विधि, फिर है डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि जिसके अंतर्गत प्रश्नावली भेजना, फिर टेलीफोन साक्षात्कार विधि। तो इन तीनों विधियों के माध्यम से आंकड़ों को संग्रह किया जाता है। तो वैयक्तिक साक्षात्कार विधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति
स्वयं जाकर साक्षात आमने सामने होकर वह सूचना प्राप्त करता है संबंधित से। तो चूंकि वो संबंधित से स्वयं जाकर सूचना प्राप्त करता है तो ये सही आंकड़े प्राप्त होते हैं, उसे शुद्ध आंकड़े प्राप्त होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये बात है कि इसको प्राप्त करने में उसको समय बहुत बड़ा लगेगा, और यदि बड़ा एरिया है तो भी उसे दिक्कत होगी। फिर दूसरा है डाक द्वारा सर्वेक्षण। इसमें डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा जानकारी ली जाती है, प्रपत्र या प्रश्नावली बनाई जाती है, उसको भेज दिया जाता है और संबंधित वो सूचना भरकर प्रश्न का उत्तर देकर वो वापस डाक के द्वारा हमारे पास भेज देता है। इसकी अच्छी बात यह है कि यह दूर दराज के इलाकों में भी सुविधाजनक रूप से हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोष ये भी हो सकता है कि सामने वाला हो सकता है वापस न भेजे या ध्यान न दे। इसी प्रकार से टेलीफोन साक्षात्कार विधि, टेलीफोन के माध्यम से एसएमएस के द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहें जिसको देने में यदि संकोच लग रहा है तो वो टेलीफोन के माध्यम से दे सकता है, डाक के द्वारा भी दे सकता है और टेलीफोन के माध्यम से भी वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकता है। लेकिन कभी कभी टेलीफोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क सुविधा न मिलने के कारण भी कभी कभी हमें समय पर सही सूचना प्राप्त नहीं होती। तो तीनों विधियों में यदि हम देखें कि सबसे अच्छी विधि है तो वो व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि को माना गया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण है जिसके कारण इसको अच्छा माना गया है कि इसमें जो साक्षात्कार विधि के माध्यम से अपने उद्देश्य के अनुसार ही हम सही सूचनाएं जाकर स्वयं प्राप्त करते हैं, तो जो विश्वसनीय भी होते हैं और अपने उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण। तो वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल हैं तो उसे जनगणना या पूर्ण गणना की विधि कहा जाता है। इसमें जब जनगणना होती है तो इसमें एक एक व्यक्ति की गणना की जाती है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्ची हो या बुजुर्ग हो, सभी की गिनती की जाए, इसलिए इसे पूर्ण गणना विधि कहा जाता है। इसमें जनसंख्या की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई को शामिल किया जाता है, जितने भी लोग हैं होते हैं उसमें से किसी को नहीं छोड़ा जाता, एक एक की गिनती इसमें की जाती है। ऐसा नहीं होता कि इसमें कुछ इकाइयों को चुन लें और किसी को छोड़ दें, इसमें सभी की गणना की जाती है। और जब जनगणना की जाती है तो इसमें संबंधित और भी जानकारी ले ली जाती है, कितने वर्ष के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, आपकी उम्र क्या है, आपके यहाँ किसकी मृत्यु हुई, किसने जन्म लिया, आय कितनी है। तो विभिन्न प्रकार की जानकारी इसलिए ली जाती है कि जनगणना के साथ साथ ही इसमें मृत्यु दर, जन्म दर, साक्षरता, रोजगार, प्रत्याशित आयु, इन सब का भी रिकॉर्ड इसमें मिल जाता है। पहली बार इसमें जब जनगणना होती है तो इसी विधि के द्वारा होती है जिसे हम कहते हैं पूर्ण गणना विधि, यानी एक इकाई को, व्यक्तिगत इकाई को लिया जाता है। इसमें संबंधित व्यक्ति के द्वारा आकर सारी जानकारी ली जाती है। इसके अभी हाल ही में 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में जनगणना होगी। जनसंख्या तथा प्रतिदर्श। तो जनसंख्या के अंतर्गत समस्त यानी समष्टि इकाइयों को लिया जाता है, या जनसंख्या की जो समस्त इकाइयां होती हैं वो समष्टि कहलाती है। एक इकाई यानी व्यष्टि इकाई और समस्त इकाई यानी समष्टि। अब समष्टि इकाई में से यदि हमें किसी का अध्ययन करना है तो अब हम एक इकाई के पास जाना बहुत कठिन काम है, तो इसके लिए प्रतिदर्श के द्वारा कुछ इकाइयों को चुन लिया जाए। प्रतिदर्श यानी होता है नमूना, सैंपल, यानी समष्टि में से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालकर उसको समस्त पर लागू कर दिया जाता है। जैसे कुछ परिवारों पर यदि हम पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव का अध्ययन करना चाहें तो हम सभी परिवारों, एक परिवार के पास नहीं जा सकते, तो कुछ परिवार के द्वारा हम अध्ययन करेंगे और उसको समस्त पर हम लागू कर देंगे। तो जो हमने इकाइयां ली वो कहलाती हैं प्रतिदर्श। प्रतिदर्श यानी होता सैंपल, नमूना। तो प्रतिदर्श के रूप में हम कुछ इकाइयों को ले लेते हैं और उनके माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं और उसी को हम समष्टि पर लागू कर देते हैं। प्रतिचयन। प्रतिचयन यानी प्रतिदर्श को चुनना। प्रतिदर्श यानी होता नमूना या सैंपल, जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। उन प्रतिदर्श को कैसे निकाला जाता है वो कहलाता है प्रतिचयन, चुनना। तो प्रतिचयन की दो विधियां, एक होते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन और एक अयादृच्छिक प्रतिचयन। तो यादृच्छिक प्रतिचयन जिसे हम रैंडम भी कह सकते हैं, यानी इसके जिसको हम लॉटरी पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें चूंकि हम एक एक इकाई का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें से कुछ इकाइयों का अध्ययन करेंगे और उसको समस्त पर लागू कर देंगे। जैसे
हमें 300 परिवारों के ऊपर कुछ अध्ययन करना है तो 300 के पास ना जाकर हम उसमें से 30 इकाइयां ले लेंगे और वो 300 पर वो उद्देश्य हम लागू कर देंगे। अब 300 में से जो 30 इकाइयां निकाली वो हम लाटरी पद्धति के द्वारा निकालेंगे, यानी उसमें से जो 30 इकाइयां ली उनकी संभावना वैसी ही होगी आने की, शामिल होने की, जैसे कि नहीं आने की। यानी ये लाटरी पद्धति के द्वारा निकाली गई विधि है यादृच्छिक प्रतिचयन। दूसरे अयादृच्छिक प्रतिचयन। अयादृच्छिक प्रतिचयन जो होती है यह अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस इकाई को ले और किसको न ले। तो वह अपने अनुसार यदि कोई अध्ययन करना, किसी परिवारों पर अध्ययन करना है तो वो अपने जान पहचान वाले परिवारों को ले सकता है, या जो उसके उद्देश्य के अनुकूल होंगे या अपने सुविधाजनक होंगे उन्हीं परिवारों को लेके उन्हीं का अध्ययन करेगा। तो अयादृच्छिक जो होता है वो इच्छा पर निर्भर होता है कि किन को चुनना है और किन को नहीं चुनना, और यादृच्छिक में लॉटरी पर निर्भर होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक रूप में, वह उसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं भी हैं जिनके द्वारा समय समय पर आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है और उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़ों के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जो कि जैसे कि भारत की जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत का महापंजीकार, वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, इनके द्वारा समय समय पर आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है और उन आंकड़ों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखा जाता है और उनका निदान किया जाता है। थैंक यू।